हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिशंकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज दूसरा दिन है यूपीपीएससी 2022 मेंस का और पहला प्रश्न पत्र हो चुका है। ये आपके सामने पहला प्रश्न पत्र है यूपीपीएससी 2022 मेंस का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको विशेषताएं बतानी है मौर्यकालीन। तो मौर्यकाल में आर्किटेक्चर के रूप में महल, स्तूप, सुदर्शन झील और स्तंभ लेख, ये सारी चीज़ें बनवाई गई काफ़ी मात्रा में। तो अगर हम स्तंभ लेख की बात कर लें कि स्तंभ लेख की क्या इंपॉर्टेंस रही होगी उस समय, तो स्तंभ लेख को अगर देखा जाए तो अशोक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और स्तंभ लेख के माध्यम से ये अपनी नीतियों को जो इनके ये साम्राज्य था वहाँ तक आराम से पहुँचा देते थे। इन स्तंभ लेखों को कहीं खुले स्थान में लगवा दिया जाता था, ताकि जनता को जो इनकी नीतियाँ हैं वो आराम से वहाँ तक जनता तक फैलाई जा सके। तो इन स्तंभ लेखों का या फिर यानी कि इन आर्किटेक्चर का ये भी एक सिग्निफिकेंस रहा है। और यहीं पर इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने सुदर्शन झील की स्थापना कर दी और जो अशोक थे इन्होंने इसका पुनरुद्धार करवा दिया। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया कि सिंचाई व्यवस्था, अपने साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था की एक अच्छी लहर ला दी, क्योंकि अशोक ने इसी सुदर्शन झील से नहरें भी निकलवा दी थी। और अगला है स्तूप। तो स्तूप के माध्यम से अशोक ने जो धर्म था उसका विस्तार करवाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो पुनर्जागरण के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी थे। और यूपी में मुस्लिम सुधार आंदोलन काफ़ी ज़्यादा अग्रसरित रहा है इस क्षेत्र में। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से स्त्री शिक्षा और स्त्री शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। और इन्होंने शिक्षा से संबंधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। तो बाल गंगाधर की मुख्य रूप से जो इनकी पत्रिकाएं थी वो केसरी और मराठा थी। तो इन्होंने इनके माध्यम से प्रेस की आज़ादी के लिए आज़ादी को काफ़ी प्रोत्साहित किया और देश को स्वतंत्र कराने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा इसी प्रेस मीडिया के माध्यम से। 1897 ईस्वी में इनको जेल भी जाना पड़ा था प्रेस के ही कारण, क्योंकि इन्होंने एक लेख लिखा था चापेकर बंदियों से संबंधित था। तो उसके संबंध में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या क्या है ये बताना है और इसके साथ साथ इससे निपटने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं तो ये बताना है। तो कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण वर्तमान समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं अगर हम देखा जाए हम कि इससे निपटा कैसे जाए, तो हम टेक्नोलॉजी को ही अपना कर जनसंख्या को कम कर सकते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और इसके माध्यम से सरकार भी इसमें कुछ अपना योगदान दे सकती है, जैसे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करके। तो इसके माध्यम से भी हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ निवारण के रहे सुझाव। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आया हुआ, सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतर्जाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो समाज के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, और इंटरनेट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रहा है। तो यदि हमें इसका मूल्यांकन करना है तो इसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों देना पड़ेगा। सकारात्मक इस पक्ष में कि इंटरनेट के माध्यम से
जो योजनाएं हैं सरकार की, जैसे कि पीएम किसान योजना हो गई, पीएम किसान, तो डायरेक्ट सरकार जो पैसा भेज रही है वो किसान के खाते में पहुंच जा रहा है। इसमें जो थर्ड मध्य बीच के लोग थे, जो लोग पैसे को रिश्वत के रूप में ले लेते थे, तो उन सब लोगों से छुटकारा मिल गया है इंटरनेट के माध्यम से। और ऐसे ही अगर हम इसका निगेटिव पॉइंट देखें, यानी कि नकारात्मक पक्ष देखें, तो इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट को हैक भी किया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसानों का या फिर समाज के किसी तबके का कोई नुकसान हो रहा है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसका सकारात्मक, इस रूप में इसका हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष देखेंगे और फिर इसका हम लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऐसे रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित तो होती है तो वह एक संस्कृत का रूप ले लेती है। इसको स्पष्ट कीजिए, इल्यूसिडेट। आपको यहाँ पर पॉवर्टी क्या है ये बताना है, पॉवर्टी क्या है ये बताना रहेगा, और इसके साथ साथ पॉवर्टी कैसे लोगों को प्रभावित कर रही है और उसकी वजह से कैसे बाकी लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको ये बताना है। क्योंकि ये जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, यह एक दुष्शक, गरीबी का दुष्शक भी इसे बोला जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित जो उसकी एजुकेशन रहेगी वो भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। ऐसे ही जैसे ये रह गए गरीबी के कारण अशिक्षित या फिर शिक्षा के अभाव में इन्होंने अपनी लाइफ को जिया, ऐसे इनके बच्चे भी जिएंगे। क्योंकि इनके पास, जब ये निर्धन है, इनके पास पैसा नहीं है, तो अपने बच्चों के लिए भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। अब इनके बच्चे भी शिक्षा के अभाव में अपने अगली आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी शिक्षा दे नहीं पाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके एक सर्किट बनता जाएगा और इसी की वजह से ये संस्कृत का रूप ले लेती है। तो ये हो जाएगा। आपको इसी चीज़ को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें इस पॉवर्टी की परिभाषा देनी पड़ेगी और फिर ये कैसे गरीबी के दुष्चक्र में बदलता जा रहा है, निर्धनता, ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तो जो हेरिटेज आर्क है ये आगरा, लखनऊ और बनारस, इन तीनों जो तीन सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, इन तीनों को मिलाते हुए जो ट्रायंगल बनता है उसी को हेरिटेज आर्क बोल दिया गया है। तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस आर्क का निर्माण किया गया है। तो आपको इन्हीं तीनों के संबंध में एक एक करके सिग्निफिकेंस बताना है कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है हेरिटेज आर्क के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो स्मार्ट सिटी मिशन एक ऐसे सिटी को क्रिएट करता है जिसमें सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित हो गए, पर्यटन को बढ़ावा देने उससे संबंधित हो गए, और जो कम्युनिकेशन है वो भी, और इंटरनेट की व्यवस्था पर, और यातायात सुविधा, ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अच्छे से प्राप्त की जा सकती हैं, पाई जाती हैं। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए यूपी में लगभग 11 स्मार्ट सिटीज़ हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस और इलाहाबाद 2 स्मार्ट सिटी हैं। आपको इन्हीं 2 स्मार्ट सिटी को आधार बनाकर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। तो आपको उदाहरण से देना है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था के रूप में ट्यूबवेल का यूज़ किया जा रहा है और इसके साथ साथ नहरों का, कुओं का, तो इन सब का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको इन्हीं पॉइंट को, ट्यूबवेल हुआ, नहर हुआ, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसका विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मनाने जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के जो त्यौहार हैं, होली, दीपावली और ईद हो गया, रक्षाबंधन,
जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, करवा चौथ। तो आपको इन्हीं त्योहारों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण युग गुप्त काल को। तो गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। तो आपको इन्हीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या काम किए गए हैं गुप्तकालीन जो राजा थे, शासक थे, उनके द्वारा, तो आपको इन्हीं को बताना पड़ेगा। और इनके समय में जो नवरत्न रखे गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, तो उसको, और इस समय कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया और कई लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और विदेश नीति थी वो उस समय कैसी थी, क्योंकि विदेश से भी कई सारे पर्यटक आए हुए थे और यहाँ पर विद्वान भी आए हुए थे, तो ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए। क्रांतिकारी दर्शन, तो भगत सिंह का क्रांतिकारी प्रदर्शन कैसा रहा है, इसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट करिए जिनके आधार पर भारत को विश्वगुरु अभिहित किया गया है। तो भारत के द्वारा सोने प्रदान किया गया है विश्व को, क्योंकि सोने ही है जिसके माध्यम से आज इंटरनेट की व्यवस्था प्राप्त हुई है। तो ये एक विश्वगुरु के रूप में है कि भारत के द्वारा सबसे पहले सोने को प्रदान किया गया। वेद हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ, वेद, पुराण, उपनिषद, इनके माध्यम से, क्योंकि इन वेदों को ही पढ़ करके अंग्रेजों के द्वारा या फिर वेस्टर्न जो विद्वान थे उन लोगों के द्वारा कई सारे आविष्कार किए गए। तो इसमें भारत का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर जल प्रबंधन भी बहुत अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि धौलावीरा है वहाँ पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है, भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कीजिए, परिभाषा देनी है। इन दोनों उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालिए। इन दोनों का क्या क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये भी बताना है। तो आप ये, अगला क्वेश्चन है, जातीय गठजोड़ धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्ष तथा राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, ना कि आदिम पहचान से। इस पर चर्चा करना है, डिस्कस। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, संरचना तथा संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। तो जो उत्पत्ति के कारण है वो पहला हो जाएगा तापमान, सेकेंड आर्द्रता, ITCZ, ये कारण हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये सागरीय क्षेत्र में आते हैं। इनके बनने के जो चांसेस होते हैं वो सागरीय क्षेत्र में होते हैं, और ये जो धरातलीय क्षेत्र है वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये सागर में बनने के बाद जब धरातल पर आते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे धरातल धरातल के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी जो शक्ति होती है वो क्षीण होती जाती है। तो ये हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भारत में मानसून भी आता है और बारिश भी करवाई जाती है, वर्षा होती है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तटीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसको कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं ये बताना है। तो इसके प्रमुख 2 कारक हैं, भौतिक कारक है, मानवीय कारक है। भौतिक कारक के रूप में अगर देखा जाए कि जो अधिवास क्या क्या हो जाएगा भौतिक कारक में, धरातल है, फर्स्ट पॉइंट धरातल हो जाएगा। सेकंड भूगर्भीय संरचना, धरातल वहाँ की कैसी है, उच्चावच मतलब ऊंचा है या फिर नीचा है, पठारी क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र, ये सब हो जाएगा। भूगर्भीय संरचना भी ऐसे ही है। और इसके साथ साथ जलवायु, क्लाइमेट, ऐसा तो नहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्म टेम्परेचर है वहाँ पर या फिर बहुत ठंडा टेम्परेचर है। मान लीजिए विषुवत रेखा वाला टेम्परेचर हो तो वहाँ पर रहना तो काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त रहता है। वहीं अब काफ़ी ज़्यादा शीत हो तो वहाँ पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पर भी जनजीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए उस क्षेत्र में जहाँ पर अधिवास वगैरह बनाया जाए। और इसके अतिरिक्त अगर मानवीय कारक में देखा जाए प्रमुख रूप से, सबसे पहला पॉइंट है कि मानव प्रवृत्ति कैसी है, वो अपने लिए कैसे अधिवास बनाना चाहता है, ये भी। और इसके अतिरिक्त जातीय परंपराएं, जातियों से आधारित भी अधिवास बनाए जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी गांव में
जैसे जाट है, तो अगर जाट की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है तो उसे जाट वाला गांव बोल दिया जाता है। होते हैं और भी जाति से संबंधित लोग हैं, लेकिन जाट वाला आदिवासी या फिर जाट वाला गांव बोल दिया जाता है। तो ये जाति भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी हैं, किसी गाँव में हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, किसी गाँव में मुस्लिम धर्म से है, तो मुस्लिम धर्म के लोगों का वहाँ पर वर्चस्व रहता है, या फिर हिंदू धर्म के लोगों का वहाँ पर वर्चस्व रहता है, तो वो भी ग्रामीण अधिवासियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सुरक्षा की भावना भी इसमें है कि अगर एक अच्छी सिक्योरिटी रहेगी गांव आदिवासियों में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है मानवीय कारक के रूप में। कृषि है, अगर कृषि क्षेत्र वहाँ पर जल की व्यवस्था अच्छी है तो कृषि को बढ़ावा मिलता है इससे। तो अगर कृषि वहाँ पर हो पा रही है तो कृषि के कारण वहाँ पर ग्रामीण गांव बस जाते हैं, तो ये भी प्रभावित कर रहा है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूकंपीय पेटियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में लगभग 5 पेटी है, तो आपको इन 5 पेटियों के बारे में विस्तार से बताना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र में बताना है कि कौन कौन से वहाँ पर लोकगीत हैं। तो पूर्वांचल क्षेत्र में एक है विरहा और दूसरा कजरी। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। आप इनको इन दोनों जो लोक नृत्य हैं इन्हीं दोनों को मुख्य आधार बनाकर अपना आंसर देना रहेगा। तो विरहा जो है पूर्वांचल के क्षेत्र में ही चलता है। तो ये रहे आज के प्रश्न पत्र के 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।